Dear students, welcome to the class of Political Science. This is Dr. Sudhanshu. Today we will discuss the modern Indian thought in which we will focus on the M.N. Roy. तो आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन थॉट और उसमें फोकस करेंगे एम.एन. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय के ऊपर। तो जैसा कि हम जानते हैं, जिसमें जब भी हम किसी विचारक को या सिद्धांत को पढ़ते हैं तो उसके आसपास के काल, परिस्थिति, राजनीति, इन सब को जानना जरूरी है। तो एम.एन. रॉय के जीवन कब शुरू होता है, कैसे क्या हो रहा है, आसपास का माहौल जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले he was born on 21st March 1887, अर्बेलिया विलेज 24, परगना डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल तो आज के है, उस समय बंगाल हुआ करता था, बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था। तो क्योंकि अब उस समय तक हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे, आज के समय वेस्ट बंगाल में हम देख सकते हैं 21 मार्च 1887 को पैदा हो रहे हैं। तो युवा अवस्था आप समझ सकते हैं, बचपन से ही ये देख रहे हैं कि हमारा देश स्वतंत्र नहीं है, हम ब्रिटिश जो कॉलोनी है उसके गुलाम हैं। उससे पहले अगर 1857 जो थोड़े ही पहले का इतिहास देखें, उससे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आती है भारत, और धीरे धीरे वो कब्जा कर लेती है। और इसकी जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू हम देखते हैं कि धीरे धीरे राजाओं को, इंडिया के राजाओं को बांट के वो रूल करते हैं। और सबसे पहला जो इनका स्टेट बनता है वो बंगाल बनता है, और बंगाल प्रेसिडेंसी और कलकत्ता जो होती है, जो वो बनता है इनके कैपिटल। उस समय तक कैपिटल कलकत्ता है, और बाद में 1911 में वो शिफ्ट होकर दिल्ली आती है। तो उस समय तक जो हब है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वो सारी जो गतिविधियां हो रही हैं वो बंगाल केंद्रित हैं। तो ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो बंगाल में है। और बंगाल एक अलग तरह से हब बनता है जहाँ पे एलीट क्लास के लोग रहते हैं, दोनों तरफ के, जो प्रो ब्रिटिशर्स हैं, एंटी ब्रिटिशर्स दोनों। तो ये आइडिया है उस समय उनके जब पैदा होने या बचपन का। ओरिजिनल नेम जो होता है उनका, जो वास्तविक नेम था, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। और नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य एक जो ब्राह्मण फैमिली में पैदा होते हैं। इनके जो दादाजी होते हैं, जो ग्रैंडफादर होते हैं, वो हिज ग्रैंडफादर वाज हेड प्रीस्ट, काफ़ी सम्मानित व्यक्ति होते हैं और हेड प्रीस्ट होते हैं। लेकिन इनके जो पिता होते हैं उनको टीचर की नौकरी मिल जाती है और ये वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ये बचपन में तो स्कूलिंग वहीं लोकल होती है। बाद में ये नेशनल कॉलेज ज्वाइन करते हैं। श्री अरविंदो, एक बड़े फिलोसोफर जो इंडियन उसमें है, जिन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म जैसा आइडिया दिया या इस तरह की चीज़ें आइडिया देते हैं। अरविंदो की लाइफ को भी हम समझ सकते हैं अलग तरीके से, वो बहुत बड़े फिलोसोफर बनते हैं, लेकिन उनके ज्वाइन करते हैं। और यहाँ से ही इनके दिमाग में क्रांतिकारी आइडिया शुरू हो जाता है, क्योंकि आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल में उस समय हो रही थी। लेटर मूव टू, बाद में पढ़ाई के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, जहां पे वो केमिस्ट्री में इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते और क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इन क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व होने से इनकी लाइफ में बहुत से फेजेस आते हैं। बचपन की लाइफ जो है, 14 साल की उम्र में ही आज क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो बचपन की लाइफ, एक मिडिल क्लास फैमिली, जो उसका बहुत रुतबा था, उनके हेड प्रीस्ट थे उनके पिताजी, फिर टीचर, उसके बाद यहाँ से क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पे अगर हम फोकस करें तो मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी फेज जो है इनका, ये इनके अंदर एक विचार को गढ़ रहा है, इनके अंदर के एक समझदारी को डेवलप कर रहा है। ऑल्दो ये क्रांतिकारी तरीके से जो कह सकते हैं काम करते हैं, जिसमें एट द एज ऑफ 14 ही ज्वाइंड एन अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति नाम का एक जो अंडरग्राउंड काम करने वाला क्रांतिकारी संगठन है, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और ये अलग अलग जगह पे अंग्रेजों के खिलाफ कुछ किसी को मारना या इस छोटी छोटी गतिविधियों में काम करते हैं।
लेटर ही बिकेम मेंबर ऑफ, क्योंकि ये इसके ज़्यादातर लोग अनुशीलन समिति के ज़्यादातर जो क्रांतिकारी हैं वो पकड़े जाते हैं और ब्रिटिशर्स द्वारा इनको सज़ा दी जाती है। तो उस सज़ा की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो खत्म हो गया धीरे धीरे। तो बाद में ये दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं। लेटर ही बिकेम मेंबर ऑफ युगांतर ग्रुप, युगांतर कह सकते हैं, युगांतर भी, अंडर द लीडरशिप ऑफ जतिन मुखर्जी। ये जतिन मुखर्जी उस समय के बड़े ज्ञानी जो हैं, इनको ये ज्ञानी लगते हैं और इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं इनके आइडियाज से, और इनको पूरी उम्र भर जब तक वो जिंदा रहते हैं जतिन मुखर्जी, तब तक वो अपना गुरु मानते हैं और उन्हीं के बनाए हुए आदर्श पे और निर्देश पे ये काम करते रहते हैं। और इनका जीवन की जो शुरुआत है, कह सकते हैं जतिन मुखर्जी का एक बड़ा रोल है जो इनको सेव करता है, जो इनको आइडिया देता है, वो जतिन मुखर्जी। अब जतिन मुखर्जी के ग्रुप में इनको भेजा जाता है कि क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां करने के लिए उस समय जरूरत थी हथियारों की। हथियार इंडिया में इतनी आसानी से बनाए नहीं जा सकते थे या बनते नहीं थे, और ब्रिटिश हुकूमत से हथियार खरीदना नामुमकिन था। तो इनको भेजा जाता है कि विदेशों में जाए, वहां से हथियार का इंतजाम करें। अलग अलग तरीके के ये पासपोर्ट बनाते हैं, अलग अलग नाम से ये पासपोर्ट बनाते हैं अलग अलग देश के लिए, और इधर उधर घूमते रहते हैं। अब इसके चक्कर में इनका नाम भी चेंज हो जाता है, जो हम बताएंगे आपको कि जो नरेंद्र नाथ था, यहाँ से मानवेंद्र नाथ रॉय बना लेते हैं बाद में ये अलग पासपोर्ट बनाने के चक्कर में। 1915 में रॉय लेफ्ट फॉर जावा इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो जैसा हमने बताया कि अलग अलग देशों में ये घूमते हैं और हथियारों के लिए। तो हथियार कैसे मिले, जावा से लेके फिर कहाँ जाते हैं। फाइनली आफ्टर वॉन्डरिंग थ्रू मलाया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, जापान एंड कोरिया, लैंडेड इन सैन फ्रांसिस्को। इतने देश घूमते हुए ये कहाँ पहुंचते हैं, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। वहां पे उसके बीच जर्मनी भी पहुंचते हैं। जर्मनी में भी इनको हथियार नहीं मिलता, तो हथियार इनको अल्टीमेटली नहीं मिल पाते और ये एक फेल्यूर रहता है। और उसी बीच जतिन मुखर्जी जो इनके गुरु थे, उनका एनकाउंटर हो जाता है, उनको मार दिया जाता है, और वो इसके बाद इनके पास समझ नहीं आता कि ये क्या करें। और यहां से ये सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। सैन फ्रांसिस्को में ही अलग अलग जो वहां के क्रांतिकारी थे या वहां के जो सोशलिस्ट लीडर थे, उनसे वो मुलाकात करते हैं। तो सोशलिस्ट लीडर से मिलते हैं, अपने यहाँ के जो आइडिया बताते हैं, और धीरे धीरे सोशलिज्म की तरफ इनका इंट्रैक्शन या झुकाव जो होता है, इंक्लाइनेशन, वो हो जाता है। बाद में वहां से ये मैक्सिको आते हैं और मैक्सिको में इनका जो है कम्युनिज्म की तरफ, साम्यवाद की तरफ झुकाव होता है, जिसको हम आगे देखते हैं। यहाँ से टुवर्ड कम्युनिज्म जो हम कहते हैं, साम्यवाद की तरफ इनका जो झुकाव आता है, वो क्यों आता है, साम्यवाद की तरफ कह सकते हैं। इन सैन फ्रांसिस्को ही चेंज हिज नेम टू मानवेंद्र नाथ रॉय। जो हमने बताया कि सैन फ्रांसिस्को में ही पासपोर्ट चेंज करने के चक्कर में अपना नाम ये बदल देते हैं, और आज के समय में भी ये एमएन रॉय के नाम से जाने जाते हैं, ना कि नगेंद्र नाथ रॉय भट्टाचार्य के नाम से। तो एमएन रॉय, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर ये कहते हैं। हियर ही मेट एवलिन ट्रेंट। जो एवलिन ट्रेंट है उनसे मिलते हैं और बाद में उनसे शादी भी करते हैं। इनसे काफी प्रभावित होते हैं। ये भी समाजवादी हैं, समाजवाद की तरफ इनका भी झुकाव रहता है, और इन लोगों में काफी एक दूसरे का जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर है उससे काफी एक दूसरे से सीखते हैं ये लोग, और बाद में धीरे धीरे साथ में रहते हुए शादी भी कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में ही ये लाला लाजपत राय से मिलते हैं। लाला लाजपत राय उस समय जो है बड़े लीडर थे, ट्रेड यूनियन के भी लीडर थे, और जिनसे प्रभावित होकर भगत सिंह और तमाम सारे लोग राजनीति में आते हैं, तो बड़े नेता थे और उनसे ये मिलते हैं, उनसे भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। लेकिन उसी समय लाला लाजपत राय की एक स्पीच सुनते हैं जो न्यूयॉर्क के अंदर होती है। उस स्पीच में लाला लाजपत राय से जब गरीबी के बारे में, जो पॉवर्टी है इंडिया के, उसके बारे में पूछा जाता है और उसका इलाज पूछा जाता है, तो वो सही जवाब नहीं दे पाते हैं। उससे वो उनके दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं भारत की गरीबी को दूर करने के लिए क्या सिर्फ आज़ादी ही जरूरी है। अब ये आज़ादी का जो आइडिया होता है, उनको आज़ादी